हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं कैंसर बायोलॉजी। ये कैंसर बायोलॉजी की 5th वीडियो है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बेसिक्स पढ़ा कैंसर का, देन हमने जेनेटिक्स पढ़ा कैंसर का, उसमें हमने प्रोटो ऑन्कोजीन्स के रिगार्डिंग पढ़ा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के रिगार्डिंग पढ़ा। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हम कवर कर चुके हैं, P53, रेटिनोब्लास्टोमा, PTEN, P16 एंड प्रोटो ऑन्कोजीन का इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। दैट प्रोटो ऑन्कोजीन्स क्या होते हैं। सो आज की वीडियो में हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स को आगे देखेंगे। प्रोटो ऑन्कोजीन्स में म्यूटेशन होता है तो क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं। सो प्रोटो ऑन्कोजीन्स कौन से होते हैं? वो सारे जीन्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिवीजन में, सेल प्रोलिफरेशन में, डिफ्रेंसिएशन में, एपोप्टोसिस में, इन सब एक्टिविटी के लिए जो सब जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड वो जीन्स में एक म्यूटेशन हो जाए तो वो जीन्स मैलिग्नेंट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन बन जाते हैं, उनको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। सो वो जीन्स जो नॉर्मल एक्टिविटी में, डिफ्रेंसिएशन में, सेल सिग्नलिंग पाथवे में, इन सब में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड उनके म्यूटेशन से कैंसर हो जाता है, सेल मैलिग्नेंट हो जाती है, बिकॉज जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स थे वो क्या बन गए? ऑन्कोजीन्स बन गए। तो इसको बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। अब म्यूटेशन कौन कौन सा हो सकता है? म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन हो सकता है, डिलीशन हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, क्रोमोसोम का रीअरेंजमेंट हो सकता है, ट्रांसलोकेशन हो सकता है। तो ये सब म्यूटेशन हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स बन जाते हैं। सो अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि म्यूटेशन हुआ, क्या क्या उनमें चेंजेस आया जिससे वो जीन्स प्रोटो ऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन्स बन गए। सो फर्स्ट हमने देखा पॉइंट म्यूटेशन। इफ प्रोटो ऑन्कोजीन्स में पॉइंट म्यूटेशन हुआ तो वो कैसे ऑन्कोजीन्स बन गए? सो ये पॉइंट म्यूटेशन हुआ आरटीके पाथवे में, एंड आप सब जानते हैं आरटीके पाथवे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आरटीके पाथवे ग्रोथ फैक्टर के लिए एंड इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आरटीके पाथवे में 2 मोनोमेरिक रिसेप्टर्स होते हैं। ये सब हम सेल सिग्नलिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इफ आपने मेरी सेल सिग्नलिंग की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके सेल सिग्नलिंग की वीडियोस देख सकते हैं। ये हमारे मोनोमेरिक रिसेप्टर्स थे। जैसे ही लाइगेंड आया ये रिसेप्टर डाइमर फॉर्म हो गया, एंड डाइमर फॉर्म होने के बाद इसने ग्रोथ दिखाया और अपना एक्शन दिखाया, अपना एक्टिविटी दिखाई। रिसेप्टर में एक जगह वैलिन प्रेजेंट होता है। जब उस पॉइंट पे वैलिन की जगह ग्लाइसिन आ जाए, उस पॉइंट पे वैलिन की जगह ग्लाइसिन आ जाए, ओनली एक अमाइनो एसिड के म्यूटेशन से, एक पॉइंट म्यूटेशन से, एक पॉइंट पे म्यूटेशन होने की वजह से क्या हुआ? ये डाइमर ऑलवेज फॉर्म रह गया। जैसे ही वैलिन की जगह ग्लाइसिन आया, जो मोनोमेरिक रिसेप्टर था वो डाइमर की फॉर्म में ही प्रेजेंट रहने लगा। उसको लाइगेंड की जरूरत नहीं है अब डाइमर फॉर्म करने के लिए। पहले क्या होता था? लाइगेंड आता था, देन वो डाइमर फॉर्म करता था एंड अपना जो उसका एक्टिविटी होती थी, फंक्शन होता था, उसको परफॉर्म करता था। बट अब क्या हुआ? जैसे ही वैलिन की जगह ग्लाइसिन आया, एक अमाइनो एसिड का चेंज आया, एक अमाइनो एसिड का चेंज, जो हमारा लाइगेंड आने पर डाइमर बनाता था वो अब लाइगेंड के बिना ही डाइमर बना के अपना जो उसका फंक्शन था, उसका एक्टिविटी थी वो देने लगा। वो हमेशा एक्टिव रह गया। तो इट मीन्स वो एक्टिव रह गया जो कि ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स अब उसको ग्रोथ फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं, ग्रोथ फैक्टर आए ना आए उसको फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एक्टिव रहेगा, वो हमेशा ग्रोथ शो करेगा। इट मीन्स नॉर्मल एक प्रोटो ऑन्कोजीन था। ये क्या था? प्रोटो ऑन्कोजीन था। ये प्रोटो ऑन्कोजीन से ये ऑन्कोजीन हो गया। ऑन्कोजीन क्यों? बिकॉज जब ये ऑलवेज एक्टिव रहेगा तो क्या करेगा? ये ग्रोथ करेगा, कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहेगा। इट मीन्स मैलिग्नेंट हो जाएगा। तो ये एक्टिव हो गया। एक पॉइंट म्यूटेशन आने की वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल रैस-मैप काइनेस पाथवे। रैस-मैप काइनेस पाथवे आप सब जानते हैं। रैस-मैप काइनेस पाथवे में ग्रोथ फैक्टर आके बाइंड होते थे, रैस-मैप काइनेस पाथवे को एक्टिवेट करते थे। ये सब हमने सेल सिग्नलिंग में पढ़ा है। तो उसमें हमारा एक रैस होता है। रैस में जीडीपी से जीटीपी कन्वर्ट हो जाता है। अब रैस में एक जीटीपीएस भी होता है। रैस में ही जीटीपीएस भी होता है जिसकी वजह से वो जीटीपी फिर से जीडीपी में कन्वर्ट हो जाए एंड पाथवे वही इनएक्टिव हो जाए। रैस में जीडीपी से जीटीपी चेंज आता था जिसकी वजह से पाथवे एक्टिव हो जाता था। रैस के बाद हमारे मैप एक्टिवेट होते थे, रैफ एक्टिवेट होता था, एमई के एक्टिवेट होते थे, ईआर के एक्टिवेट होता था। इन सब की वजह से ग्रोथ आती थी। बट क्या हुआ? रैस में जीटीपीएस एक्टिविटी भी होती है जिससे कि वही की वही जो जीडीपी में कन्वर्ट हुआ है, जीडीपी वो फिर से जो जीटीपी में कन्वर्ट हुआ है वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाए? जीडीपी में, और पाथवे इनएक्टिव हो जाए। एक बार लाइगेंड आया उसके बाद पाथवे इनएक्टिवेट हो जाए, जीटीपीए सेक्शन बोलते हैं इसे। तो रैस में ये जीटीपीए सेक्शन था। बट क्या हुआ?
रैस में एक पॉइंट था, सेलुलर रैस था, ये नॉर्मल रैस था। रैस में एक पॉइंट था जहां पे ग्लाइसिन प्रेजेंट था। इफ उस पॉइंट में म्यूटेशन आ जाता है और वहां पे उस पॉइंट पे प्रोलीन की जगह कोई भी अमाइनो एसिड, कोई भी एक्स अमाइनो एसिड प्रोलीन की जगह म्यूटेट हो जाता है, प्रेजेंट हो जाता है, तो अब हमारा ये जो रैस बन गया है ये सेलुलर रैस नहीं रहा, ये ऑन्कोजीन रैस बन गया है। बिकॉज इसका जीटीपीएस एक्शन लॉस हो गया है। जैसे उस पॉइंट पे ग्लाइसिन की जगह कोई भी अमाइनो एसिड आया प्रोलीन को छोड़ के, ग्लाइसिन की जगह कोई भी अमाइनो एसिड आया प्रोलीन को छोड़ के, तो हमारा वो जो रैस था वो सेलुलर रैस नहीं रहा, वो ऑन्कोजीन रैस हो गया है। रैस ऑन्कोजीन हो गया है। अब उसका जीटीपीएस फंक्शन लॉस हो गया है। जीटीपीएस फंक्शन लॉस हो गया है तो वो पाथवे को भी इनएक्टिव नहीं करेगा। इट मीन्स ग्रोथ फैक्टर आए ना आए, पाथवे कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा। पाथवे कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगा तो इट मीन्स ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी। तो जो एक प्रोटो ऑन्कोजीन था रैस, वो एक पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या बन गया, ऑन्कोजीन बन गया। नेक्स्ट आता है ट्रांसलोकेशन। कोई से भी म्यूटेशन हो सकते हैं। एग्जांपल हम लेते हैं क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन का। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन होता है एक्सचेंज हो जाना डीएनए का सेगमेंट दो क्रोमोसोम्स के बिटवीन। अब एक्सचेंज हो जाएगा सेगमेंट, दोनों का मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। सो ट्रांसलोकेशन की वजह से कैसे प्रोटो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन बन गए, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमने एग्जाम्पल लिया है बर्किट लिम्फोमा का। बर्किट लिम्फोमा में क्या होता है? बर्किट लिम्फोमा में जो हैवी चेन्स होती हैं एंटीबॉडीज की, उनका बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटेक्शन हो जाता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में उनका प्रोटेक्शन हो जाता है, एक नॉर्मल अमाउंट में नहीं रहता, उनका प्रोटेक्शन कंटिन्यूसली होता रहता है। क्यों हुआ क्या? क्रोमोसोम नंबर 8 था, क्रोमोसोम नंबर 14 था। क्रोमोसोम नंबर 8 पर मिक जीन था, सेलुलर मिक था वो, एंड क्रोमोसोम नंबर 14 पर एंटीबॉडी की हैवी चेन के लिए जीन था। अब क्या हुआ? ट्रांसलोकेशन हुआ। ट्रांसलोकेशन में इसका सेगमेंट इसके पास चला गया एंड इसका सेगमेंट इसके पास चला गया। सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया, डीएनए सेगमेंट का एक्सचेंज हो गया। तो क्या हुआ, ये जो सी मिक है इसका ये सेगमेंट इसके पास चला गया, जिसमें, और इसका ये सेगमेंट इसके पास चला गया, जिसकी वजह से सी मिक प्रेजेंट हो गया 14th क्रोमोसोम पे, एंड जहां एंटीबॉडी कि हैवी चेन का जीन था उसके जस्ट क्लोज में, उसके जस्ट पास में प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से मिक क्या करता है? मिक रिस्पॉन्सिबल होता है कंटिन्यूसली डिवीजन के लिए, प्रोलिफरेशन के लिए, ग्रोथ के लिए। सो मिक ने क्या किया? मिक ने एंटीबॉडी हाई चेन का बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करवाया, जिसकी वजह से जो एंटीबॉडी की हैवी चेन्स थी, एंटीबॉडी हैवी चेन्स थी, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, एंड एंटीबॉडी हैवी चेन्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, वो बर्किट लिम्फोमा कॉज करता है। तो क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होने की वजह से जो सेलुलर मिक था, जो नॉर्मल सेलुलर मिक था, एक प्रोटो ऑन्कोजीन था, वो ऑन्कोजीन बन गया। एक एग्जांपल आता है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। क्या होता है इसमें? एक 9 क्रोमोसोम था, एक 12 क्रोमोसोम था। 9 क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट था सेलुलर ABL जीन, एंड 22 क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट था BCR जीन। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन हुआ 9 एंड 22 के बिटवीन। 22 पे अब BCR एंड ABL दोनों प्रेजेंट हो गए। जब BCR एंड ABL दोनों प्रेजेंट हो गए तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जैक स्टैट पाथवे कंटिन्यूसली एक्टिव रहे, जिसकी वजह से ग्रेनुलोसाइट्स की, मास सेल्स की कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है, प्रोलिफरेशन होता रहता है। जो 22 क्रोमोसोम है जिसपे ABL एंड BCR दोनों प्रेजेंट है, उसको फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, और ये कॉज करता है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स थे कि कैसे म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन हो, ट्रांसलोकेशन हो, कोई भी म्यूटेशन हो, उसकी वजह से प्रोटो ऑन्कोजीन किस में कन्वर्ट हो गए? ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो गए। एंड एक बार वो ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हुए, ऑन्कोजीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? कैंसरस करते हैं, कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो म्यूटेशन ये नहीं देखा जाता म्यूटेशन कितना बड़ा है, कितना छोटा है। एक पॉइंट म्यूटेशन भी क्या कर सकता है? कॉज कर सकता है कैंसर। सो ये हमारा कैंसर कंप्लीट हुआ CSIR नेट के रिगार्डिंग। इफ आपको कोई भी क्वेरी हो कैंसर के रिगार्डिंग, सो आप मुझे मेल कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।